जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आज हम अपने सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या होगा। बाकी जिन्होंने अब तक गॉस थ्योरम की बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है प्लेलिस्ट का पूरे, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम एप्लीकेशन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये हमारा आज का एप्लीकेशन नंबर 2 होने वाला है। क्या करना है इसमें कि एक प्लेन शीट हम ले लेंगे। चलिए देखते हैं, प्लेन शीट लेते हैं, बल्कि इस तरफ ले लेते हैं। आइए ये लीजिए, ये हम एक प्लेन शीट कंसीडर कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा स्पेस बढ़ा देना चाहिए हमको, चलिए कोई नहीं। तो ये हमने एक प्लेन शीट ले लिया, प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमने इस तरफ ले लिया, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चूंकि आप जानते हैं कि इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अब इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होगा, नहीं? तो अगर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके ऊपर देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है तो गॉसियन सरफेस जरूर लेना होगा। हम क्या करते हैं, यहां पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लेते हैं कि यही गॉसियन सरफेस है, लेकिन इसको हम यहाँ से r डिस्टेंस दूर बाहर की तरफ ले जाते हैं ताकि हमें सिमेट्री मिल जाए। सिमेट्री का मतलब समझते होंगे आप लोग। सिमेट्री का मतलब कोई चीज़ ऐसी लेनी है जिससे इधर से देखे तो भी वही दिखे, इधर से देखे तो भी वही दिखे। तो सबसे अच्छा डायग्राम हमारे लिए बनता है सिलेंडर। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे। जो सिलेंडर होगा उस सिलेंडर ही हमारे लिए गॉसियन सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब सिमेट्री करनी है भाई, सिमेट्री लेनी है तो भैया जब इधर बनाया है तो ये चीज़ पीछे भी जाएगा। यहाँ कहीं पर हमारा ये कंडीशन जा करके ये लीजिए, ये सिमेट्री वाली कंडीशन जो हम कह रहे थे, ये बात हो गई। अब यहाँ से जहाँ पर अभी हमने ये कंडीशन ली थी, यहाँ से ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये r डिस्टेंस दूर है। तो सिमेट्री के लिए ये भी कितना डिस्टेंस दूर लेना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि r डिस्टेंस दूर लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है और हर एप्लीकेशन में वही कंसेप्ट चलता है ना। पहले फ्लक्स लगा दीजिए, फिर गॉस थ्योरम लगा दीजिए, फिर इक्वेट कर लीजिए, वगैरह वगैरह चलते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर हम एक एरिया वेक्टर लेंगे। तो भाई इस वाले का एरिया वेक्टर ds वेक्टर बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। इस सरफेस पर लेंगे तो ये भी जो है ये बाहर की तरफ ही जाएगा, ds वेक्टर ये बाहर की तरफ इंडिकेट करेगा। एक थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ कहीं पर ले लेते हैं, ये लीजिए एक एरिया वेक्टर यहाँ भी ले लेते हैं। अदरवाइज़ मन में सवाल ये उठता है कि हमने पहले अपने कुछ वीडियोस में प्रूव किया है कि अगर हम गॉसियन सरफेस केवल यहाँ लेते हैं तो सवाल उठता है कि केवल यहीं क्यों, कहीं और क्यों नहीं। तो हमने ऐसा किया कि वहाँ भी ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। बेसिकली 3 जगह हमने गॉसियन सरफेस लेट करे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थोड़ा स्पेस कम हो गया नहीं, चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों सरफेसेस से, चूंकि आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट में से निकलेंगी। अब ये शीट है, कुछ ऐसी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी और ये पीछे की तरफ भी इस तरफ से निकल करके आ रही होंगी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तैरते तैरते इसके अंदर से पास करेंगी, इसके अंदर से पास करेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि फ्लक्स का कंडीशन अप्लाई होगा। भाई जब भी किसी गिवन एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो हाँ फ्लक्स का कंडीशन अप्लाई होता है। तो फ्लक्स इस सरफेस का कितना होगा, इसका कितना होगा, उसका कितना होगा। सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। यही होता है गॉस थ्योरम के किसी भी एप्लीकेशन के प्रूविंग का सबसे बेसिक स्टेप। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, पासिंग थ्रू सरफेस। अब यहां सरफेस कौन सा,
ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, असल में सरफेस का मतलब हमने तीनों ही गॉसियन सरफेस ले लिए हैं। तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे जब यहाँ से, तो हम इसको बेसिकली φ1 ले लेंगे, इसको हम φ2 ले लेंगे, इसको हम φ3 ले लेंगे। ये लीजिए हमने यहाँ पर 3 सरफेसेस ले लिए। तो अब देखिए भाई यहाँ का दोनों का एरिया वेक्टर तो तीनों कंडीशन में आउटवर्ड ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही होंगी, यानी अगर हम इस सरफेस के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इसकी बात करें तो इसकी भी जैसी हुआ है बिल्कुल सेम ऐसी होगी, इस तरफ ही होगी। अगर इसका ds वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जाएगा। भाई अगर आप ये प्लेन शीट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उधर जा रही हैं तो इधर जा रही होंगी, पीछे भी निकल रही होंगी चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर तरफ जाएंगी इससे। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन है, एरिया वेक्टर इसका ऊपर जा रहा है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे निकल के जा रही होंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला मामला प्ले में आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी ऐसा करते हैं, इनकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, वही पुराना अपना तरीका जो भी हम करते आए थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, आप जानते ही होंगे कि हम यहाँ से सब जगह पे क्या लगा देंगे, कॉस थीटा, एरो हटा देंगे ना। देखिए हम यहाँ से एरो हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा देंगे, तो कॉस लगा देते हैं। उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं, कॉस थीटा लगा दिए अपना हम। ये लीजिए, कोनो परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए। 11th क्लास में अगर पढ़ा हो तो नहीं होनी चाहिए, नहीं पढ़ा होगा तो होनी चाहिए फिर तो। अब ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना। ये मेंशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस हम लोग इसलिए कर ले रहे हैं ताकि हमें एंगल कंसीडर करने में दिक्कत ना आए, वरना पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा एंगल 90 बन रहा है, कहाँ पे एंगल 0 बन रहा है। इसलिए हम इसको इंडिकेट वहाँ पर भी नेमिंग कर ली, यहाँ पर भी नेमिंग कर ली। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो थीटा इस कंडीशन में फर्स्ट वाला कंडीशन ये रहा, आप देख सकते हैं ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 ले लीजिए। सेकंड वाले केस में थीटा कितना ले लेंगे, सेकंड केस कहाँ है, ये रहा, आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों कंडीशन 90 डिग्री बनाती हैं, तो ये 90 डिग्री ले लिया हमने। तीसरा कंडीशन में बताइए थीटा कितना होगा, भाई यहाँ पे देखिए ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डी एस डायरेक्शन दोनों एक तरफ है, तो 0, अगेन इट इज 0, 0 90 0 पुट कर लीजिए, पुट कर लेते हैं। आइए तो ये लीजिए, ये बचेगा केवल, यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचा केवल ई इंटू डी एस। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कैसे, यहाँ 90 पुट करिए, cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया, तो cos 90 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। यानी जो हमने सेकंड वाला सरफेस गॉसियन सरफेस लिया था दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और प्लस इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी भी है। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना मिला, ये मिला कुछ हमारे पास 2 क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी एस। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके क्यों ना यहीं पे ड्रॉप कर लिया जाए। ध्यान ये रखिएगा, हमने इसको थिन शीट लिया है। थिन शीट की कंडीशन में क्या होता है कि चार्ज दोनों तरफ का कंडीशन नहीं लिया जाता, ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना भाई। इस ये एक ही सरफेस है, अलग अलग नहीं है, तो चार्ज चाहे इधर लो चाहे इधर लो, वो एक ही चार्ज है, वही आपको यहाँ दिख रहा है, वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे लिए टोटल फ्लक्स जो इन 3 सरफेसेस से क्रॉस होकर के बाहर जा रहा है। अब समस्या ये आ गई कि मेरे पास जगह तो नहीं बची, तो क्या मैं इस डायग्राम को इरेज कर लूँ, कोई यूज़ तो है नहीं इसका, यूज़ होगा तब बना लेंगे दोबारा। आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ना भाई, तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन अगर है तो गॉस थ्योरम इस्तेमाल कर दी, नहीं करी, अब करिए, क्योंकि बिना गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के इस्तेमाल किए आप इसको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कैसे कह सकते हैं भाई। जब आपने गॉस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करी तो फिर कैसे काम बनेगा। तो गॉस थ्योरम एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करेंगे तो गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग। अच्छा, गॉस अंकल जो थे इन्हें टास्क वैसे कुछ और दिया गया था, लेकिन ये कर कुछ और गए। लीजिए, तो गॉस थ्योरम ने ये कहा था कि अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा, वो इनक्लोज्ड चार्ज का अगर आप 1/ε0 कर देंगे तो आपको वो टोटल फ्लक्स दे देगा। तो दे दीजिए ना फ्लक्स। अब ये भी फ्लक्स है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये भी फ्लक्स है, वो भी फ्लक्स है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा, 2 क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू Q/ε0।
क्यों भाई, ये इंटीग्रेशन का साइन तो उसके पास जाएगा ना जिसके साथ डी लगा है, तो ये इसके तो ई के साथ कोई काम तो है नहीं, ठीक है। तो यहां लगा दिया। बार बार हम इसको हर बार डिस्कस करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या दिखाता है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, आज इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको बता दूं डीएस का मतलब होता है, क्लोज इंटीग्रल डीएस क्या दिखाता है, टोटल सरफेस दिखाता है, एरिया, बल्कि टोटल सरफेस एरिया बोलिए उसको। यहां पर क्लोज इंटीग्रल डीएस टोटल सरफेस एरिया, आपने अभी जो यहां पर शीट ली थी, है ना, ये जिस पे आपने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था थ्रू आउट, तो जरा ये बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना लेंगे। अब ना तो इसकी लेंथ पता है ना इसकी विड्थ पता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यहां पर देखिए इनफाइनाइट वर्ड यहां पर मेंशन है, इनफाइनाइट लेंथ की सीट है वो, तो ना तो उसकी लेंथ मालूम है ना विड्थ मालूम है। अगर चलिए मान लीजिए उसकी विड्थ मालूम भी होगी तो लेंथ इनफाइनाइट हो गई, तो फिर इसका हम एरिया L इंटू बी से कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट टेक इट कि सर ये L है ये B है तो एरिया L इंटू बी हो गया, नहीं 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 नहीं। हम इसके एरिया को, टोटल सरफेस एरिया को क्या ले लेंगे, A मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। तो यही इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगी। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये बनेगी ना इक्वेशन, देख लीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो आपने शीट ली थी उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। अब किसी शीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है भाई? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के तीन तरीके हैं। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से दिखाएंगे, तो लाइन तो यहाँ थी नहीं। दूसरा सरफेस पे हो सकता है। अब शीट में वॉल्यूम तो नहीं होता, क्योंकि तीसरा केस वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो शीट में होता नहीं, तो बचा क्या भाई? वॉल्यूम हो नहीं सकता, लाइन ये थी नहीं, बचा सरफेस। तो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके हिसाब से यहां पर आपको Q का वैल्यू निकालना होगा। अब ये वाला पार्ट आपने अगर देख लिया हो तो इसको पूरा आप एक बार कॉपी देख लें, एक बार कॉपी कर लें, फिर हम इस पार्ट को रिमूव करें। खैर ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपना Q का वैल्यू ला करके पुट करना चाहेंगे। चलिए चलो पुट करते हैं। हम यहां मेंशन जरूर करेंगे, एज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ शीट, सो क्या करेंगे, यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई, यहां से इसकी वैल्यू से निकाल दिया। तो इस Q की वैल्यू को यहां ला करके अब आप पुट कर लीजिए। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें एक दो स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में एग्जाम में फंस जाते हैं करके, तो अभी हम आज उसको भी थोड़ा देखेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। लीजिए, मैंने इसी इक्वेशन में ला करके अपना Q का वैल्यू पुट कर लिया। क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, A से A कैंसिल आउट हो रहा है और ये बच रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही है किसी इनफाइनेटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। ठीक है, ये रहा आपका इसका कंप्लीट डेरिवेशन। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट मतलब डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप इतना ही करके आएंगे, लेकिन कुछ इसके बारे में चीज़ें और जान लेते हैं। इस फॉर्मूले को देखने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और फॉर्मूलों पर भी थोड़ा गौर कीजिए। एक फॉर्मूला जो वेरी फैमिलियर है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरुआत में पढ़ के आते हैं, वो ये है। और इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पता लगता है कि यहाँ पर E और R के बीच में ये रिलेशन है। एप्लीकेशन 1 के पास अगर चलें, एप्लीकेशन नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0, और ये हमने यहाँ पर इसको हमने बल्कि लैम्डा अपॉन 2πr/ε0 पढ़ा। एप्लीकेशन नंबर 1 ना, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या पता लगता है कि ये 1/r है। अब तीसरा, यानी इसके हिसाब से तीसरा, और वैसे एप्लीकेशन नंबर 2, यहां अगर आप देखो तो भैया यहां तो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में जो E है और R का कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके हिसाब से क्या हो गया, E डज नॉट डिपेंड ऑन
आर, यानी जो तुमने ये आर लिया था ना यहाँ पे, अभी आपको ध्यान होगा हमने शीट में नहीं लिया था वो एक ऐसे शीट बना करके ऐसे उसके बाहर हमने आर डिस्टेंस पे एक सरफेस लिया था, तो वो आर हमने केवल सिर्फ सिमेट्री मेंटेन करने के लिए लिया था। आपको मैं क्लियर कर दूं, वो हमने सिर्फ सिमेट्री मेंटेन करने के लिए था, क्योंकि गॉस का थ्योरम सिमेट्रिकल डायग्राम पर ही तो एप्लीकेबल है। अब भैया इस तरीके से तो हम डायपोल को भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। भाई जो डायपोल है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्या उसको भी गॉस थ्योरम से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो चूंकि गॉस का थ्योरम अप्लाई करना है तो सिमेट्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हमने ये आर डिस्टेंस लिया था। हालांकि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में आर कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब ये हो गया बेचारा कांस्टेंट, ये हो गया बेचारा कांस्टेंट, तो सीधे सीधे ई की मजबूरी हो गई कि वो सिग्मा पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। अब सिग्मा पे डिपेंडेंसी का चर्चा किया जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहें ले लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भैया, सिर्फ स्क्रीनशॉट ही मत लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखें सिग्मा वाले के साथ क्या संबंध है इसका। इस संबंध बहुत बढ़िया इसके साथ होगा। अब देखेंगे जरा क्या होगा संबंध इसका। जैसे हमने पिछली डेरिवेशन अगर आपने देखी हो तो हमने उसमें लैम्डा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में चर्चा की थी, वैसा ही कुछ हम यहां भी करना चाहेंगे। अगर आपका जो ये सिग्मा यूज हुआ है, अगर ये मोर देन 0 है का क्या मतलब है? जो वहां मतलब था वही यहां मतलब है। सिग्मा मोर देन 0 होने का मतलब है कि आपका क्यू पॉजिटिव है, क्योंकि सिग्मा बेसिकली निकला कैसे? सिग्मा निकला कैसे? सिग्मा निकला था क्यू बाई ए से। अब एरिया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो क्यू पर ही डिपेंड करेगा इसका लेस देन 0 होना, मोर देन 0। तो इफ सिग्मा इज मोर देन 0, क्या मतलब है इसका? दैट इज क्यू इज पॉजिटिव, है कि नहीं? और अगर क्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो क्या ले लेंगे हम लोग? इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड कंसीडर कर लेंगे कि डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। ये जो शीट तुमने लिया था ना, ये जो शीट लिया था तुमने, इस शीट से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही होगी। इधर भी मान लो, उसमें क्या है, लेकिन जाती ऐसे नहीं है, एक ही तरफ जाएंगे तो ऊपर मत लो, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ऊपर मत लो। ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड कंडीशन। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो, अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो ये कंडीशन इसमें चलेगी। क्लियर? अगर सिग्मा आपका निगेटिव करना हो, मतलब ये लेस देन 0 हो गया, तो अगर आप चाहें तो इसको मैं यहां कर लेता हूं, इस पार्ट को हटा देते हैं पूरे को। चलिए, तो इसका अगला कंडीशन क्या है? इसी का अगला कंडीशन कि भैया इफ सिग्मा, अब यहां मोर देन 0 था, यहां लेस देन 0 कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्यू इज नेगेटिव, यानी कि जो आपने सरफेस पे चार्ज लिया है वो नेगेटिव लिया है। अब ऐसा कोई मजबूरी तो है नहीं कि नहीं हम केवल पॉजिटिव चार्ज ही ले सकते हैं। क्यों भाई? भाई क्यों जरूरी ना कि हम सरफेस पे चार्ज नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही ले सकते हैं। हम नेगेटिव ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही? तो अगर तुम चार्ज को नेगेटिव ले लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का क्या मतलब है? फिर वही शीट ले लो, ये नेगेटिव चार्ज शीट है, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ आ रही होंगी, और क्या। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, और इस वाले केस में वही डायरेक्शन आउटवर्ड चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपने देखा अभी, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा कंसेप्ट किसके लिए था? ये किसी प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए था। अब जरा इसी में अगर हम थिकनेस थोड़ी सी ऐड कर दें, मतलब जो शीट आपने देख रहे हैं इतनी पतली सी है ना, उसको हम थोड़ी थिकनेस दे दें इस तरीके से। अभी तो आपको केवल ये दिख रहा था, है ना, इसको थोड़ी थिकनेस दे देते हैं। तो अगर इसी शीट को हम थिन ना लेकर के विद थिकनेस ले लें,
तो क्या ये फॉर्मूला सेम चलेगा जो हमने पढ़ा अभी? क्या ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चलेगा या बदलेगा? तो देखते हैं, आइए। इफ द इफ द शीट हैज सम थिकनेस, सॉरी क्या हो गया, फंबल हो रहा है। आपकी जो शीट है ना, उसमें थोड़ी सी थिकनेस डाल दी गई। इफ द शीट हैज सम थिकनेस, आओ देखते हैं कैसे। भाई ये लिखिए, ये हो गई हमारी एक शीट, ठीक। और यहीं पर हम ले लेते हैं अपनी दूसरी शीट, ठीक है ना। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। अब आप देखिए ज़रा, ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये अगर हम इसको एक शीट ले लें, ये देखिए, इसको देखिए ज़रा, बाकियों को थोड़ा सा अभी हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये इनको देखिए, ठीक है। अब ये अलग अलग शीट तो नहीं है, ये है एक ही शीट, लेकिन हमने इनको थोड़ी थिकनेस प्रोवाइड कर दी है। तो थिकनेस की कंडीशन में क्या होगा, ये देख सकते हैं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और सबसे बड़ी बात, दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा और सिग्मा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर बराबर बराबर कर रखा है। अब ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी क्या कहानी होगी? भाई इस वाले से जो निकल रही होगी वो इधर जा रही होगी, ठीक है, लेकिन पीछे भी जा रही होगी। अब अंदर तो हम लेते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आउटवर्ड ही लेते हैं, लेकिन वो इसके अंदर से निकल करके इधर बाहर भी तो आ रही होगी ना। इसको सरफेस नंबर 1 कह लो, इसको सरफेस नंबर 2 कह लो। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से बाहर आ रही होगी, और वही वाली बेचारी इस तरफ भी निकल करके आ जाएगी, इसके अंदर से भी होते हुए आएगी, ऐसे अंदर घुसते हुए निकल जाएगी उसके आर पार, ठीक है ना, पियर्स करते हुए आर पार चली जाएगी। इसकी क्या कहानी है? इसको सरफेस नंबर 2 कहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इस तरफ तो रहेगा ही रहेगा। ये E1 है, ये E2 है, ये E1 है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी पार होकर निकल जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए, अगर आप इसमें थिकनेस ले लेते हैं तो, और अगर चार्ज दोनों तरफ बराबर डाल देते हैं तो, इधर भी आप प्लस चार्ज डाल रहे हैं, उधर भी आप प्लस चार्ज डाल रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की, इसकी वाली इसकी वाली इधर जाएंगी, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी चली जाएंगी। तो इधर भी आप देखो तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका फॉर्मूला क्या मान लेते हैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हो, दो अलग अलग, और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो अगर मैं यहां P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी सिचुएशन में हमने थिकनेस दे दी है उसको, यानी हम पहले उसको एक प्लेन शीट ले रहे थे, केवल ये। अब ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया, यानी पहले हमने क्या कहा था आपसे कि जो चार्ज यहां दिया वही यहां अपीयर हो रहा, लेकिन अभी क्या हुआ ना, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, तो भाई इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्योंकि आपने दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम माना है, तो इसलिए इनकी वैल्यू हमने सेम ले ली है यहाँ पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले अगर हम P पॉइंट पर, कोई पॉइंट हमने P ले लिया एट P, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, काट दीजिए। देन यू विल फाइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बदल गया। वो जो हमने कंडीशन ली थी, इसमें अपॉन में 2 था, वहां 2 नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए, ऐसे आपको इसको थिकनेस दे देने पर क्या हो गया, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डबल हो गई, इसकी डबल हो गई, वो देखिए ना वहां पर। तो थिकनेस प्रोवाइड कर देने पर, और इस सरफेस को आप अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना दे करके बराबर दे दें, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर कर दें, तो ऐसे में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल करके आएगा वो सिंगल शीट का डबल हो जाएगा। अब आपके मन में ये भी आ सकता है, सर उधर क्यों नहीं लिया? भाई उधर लेंगे तो भाई यही सेम कंडीशन रहेगी ना, आना यही फॉर्मूला है, आना यही फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं आगे। तो ये तो था थिकनेस वाला कंडीशन। तो थिकनेस वाली कंडीशन में आप फिर से नोटिस कर लीजिए, भाई यहां पर देखिए, अगर आप ये सिंगल सीट वाला है ना, ये सिंगल सीट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी थी, और अगर हम उसको डबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो इंटेंसिटी ही डबल हो गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूरी की पूरी डबल हो चुकी है। ठीक, तो ये तो है हमारी कंडीशन इस पर्टिकुलर केस जो हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम इनको दो डिफरेंट अलग अलग शीट ले लें, अलग अलग शीट, ये अलग शीट है, ये अलग शीट है, तो अलग अलग शीट वाला क्या कंडीशन है, इसकी चर्चा हम करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर 3 में, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 3 का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दो शीट होंगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अभी जो थिकनेस दिया तो ये कंबाइंड थी, ये कनेक्टेड थी, अभी वो अलग अलग हो गई, ऐसे अलग अलग हो गई, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका हम जो डेरिवेशन करेंगे, जब ये पैरेलल शीट ली जाएंगी तो इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।